अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश बुक का डिस्कस करने वाला, बुक 3 का, वो है पोएम ओज़िमैंडियस, जिसे लिखा है पर्सी बैशी शैलेस ने, यानी कि हम इसको पीबी शैले भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पर्सी बैशी शैले। ये पर्सी बैशी शैले की पिक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम पहले स्टार्ट किया करते थे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारी पोएम नंबर 8 है, जिसे पर्सी बैशी शैले ने लिखा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पोइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पोइट के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, पर्सी बैशी शैले 1792 को बरतानिया में पैदा हुआ, 1792 को। ये एक रोमानवी शायर की हैसियत से दुनिया अदब में जाना जाता है, यानी कि ये जो लिटरेचर की दुनिया है ये उसमें जाना जाता है। वो जबरो इस्तबदाद का शदीद मुखालफ है। इस सिलसिले में शेरी ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड नहायत अहम है। मशहूर अंग्रेज़ रोमानवी शायर स्टूडेंट्स कहते हैं रोमांटिक पोइट जो होता है। जॉन कीट्स की वफ़ात पर असर मर्सिया लिखा, जिसे दुनिया और एडोनियस के नाम से जानती है। शैली की मौत समंदर में डूबने से हुई, क्योंकि जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहा था वो समुद्री लहरों की नज़र हो गई थी। शैली अपनी जवानी में नहायत खूबसूरत था और बाग़ियाना ख़यालात का मालिक था। इसका इंतकाल 1822 में हुआ, यानी 1822 में इसकी डेथ हो गई। यानी 1792 में ये पैदा हुआ और 1822 में इसकी डेथ हो गई। और बाग़ियाना ख़यालात, स्टूडेंट्स, बाग़ियाना ख़यालात यानी कि रिबेल माइंड्स इनके होते हैं, यानी कि बागी होना, रस्म व रवाज को, सोसाइटी के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो ना करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे है नज़म का तारुफ। नज़म का तारुफ यानी कि हमारी पोएम का इंट्रोडक्शन है। पोएम के इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। नज़म ओज़िमैंडियस अंजील मुक़द्दस की इस आयत की तशरीह है जो तौरात की किताब के आगाज़ में आती है। यानी कि ये जो ओज़िमैंडियस पोएम है ये क्रिश्चियंस की जो बुक है इंजील, जिसके बारे में आप जानते हैं, इंजील की एक आयत है जिसको ट्रांसलेट किया गया है, यानी सब कुछ माया है, यानी बेहकीकत है। यानी कि इस पोएम में बेसिकली जो हमें थीम नज़र आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। वैनिटी ऑफ वैनिटीज़ ऑल इज़ वैनिटी, मौजूदा नज़म ये बताती है, यानी कि वैनिटी ऑफ वैनिटीज़ ऑल इज़ वैनिटी का मतलब ही ये है। मौजूदा नज़म ये बताती है कि इस दुनिया की हर शय फ़ानी है, लिहाजा इस दुनिया में अपने कारनामों पर फ़ख्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पोएम का तारुफ था, जिसमें ये बताया गया है कि ये दुनिया बिल्कुल फ़ना होने वाली है। इस दुनिया में अगर आप कोई भी कारनामा सर अंजाम देते हैं तो हमें उस पर प्राउड फील नहीं करना चाहिए। नज़म के मंदरजा ज़ैल अल्फाज इंतहाई असर अंगेज़ हैं। मेरा नाम ओज़िमैंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, आने वाली नस्लों के अजीम बादशाह हो। मेरे काम को देखो और इस बात को दिल से निकाल दो कि तुम मेरी हमसरी कर सकोगे। यानी कि ये बेसिकली जो ओज़िमैंडियस है ये उसका बताया गया है कि किस तरह से पोएम में क्या अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं। नज़म की फ़ज़ा में नज़म के मजमूई तासर को बढ़ाती है। शिकस्ता मुजस्मे के चारों तरफ रेत ही रेत है, जिसने माजी की तमाम निशानियों को ढांप रखा है, सिवाय इस मुजस्मे के। बकौले शायर आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटारा में या हर सफरी का। तो स्टूडेंट्स, ये आपका शेर जो है ये आप इसको जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बाकी नज़म का तारुफ सिर्फ सिंपल सा ये है कि उसमें वो बताना चाह रहा है कि ये दुनिया में कोई भी चीज़ हकीकत नहीं बल्कि एक माया है, एक साया है, जिसको एक दिन ख़त्म हो जाना है। इंग्लिश में थोड़ा सा इसके हम मेन आइडिया और मेन थीम को डिस्कस करते हैं। Ozymandias is an ironic poem by P.B. Shelley. The poet says that all feelings of superiority and supremacy in man are nothing more than an illusion and self-deception. ओज़िमैंडियस एक बहुत ही आयरॉनिक, कहते हैं तनकीद की गई पोएम है, जिसको पीबी शैले ने लिखा है। द पोइट सेज दैट ऑल फीलिंग्स ऑफ सुपीरियॉरिटी, हमारे अंदर जितनी भी इस तरह की फीलिंग आती हैं कि हम दूसरों से बढ़कर हैं, एंड सुपरमेसी, कि हम सबसे अजीम हैं, इन अ मैन, कि एक आदमी के अंदर ये जो फीलिंग्स होती हैं ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीम हूँ और बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, आर नथिंग, वो कहता है कुछ भी नहीं है, मोर देन अ इल्यूजन, सिर्फ ये एक साया माया है, यानी कि इल्यूजन है।
एंड सेल्फ डिसेप्शन, और अपने आप को दिया गया एक धोखा है। मैन बिकम्स प्राउड एंड हार्टी बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस इन द वर्ल्ड। ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ही इज अबव ऑल बिकॉज ही हैज़ डन दिस एंड दैट। ही फॉरगेट्स दैट लाइफ इज़ क्रूअल एंड मर्सीलेस, यानी कि वो ये भूल जाता है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और मर्सीलेस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल हिज जॉयज़ कम टू एन एंड, के वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी तमाम तर जो जॉयस यानी कि जो उसकी लुत्फ़ अंगेजियाँ हैं इस दुनिया में वो ख़त्म होने वाली हैं। एंड डेथ ब्रिंग एंड to his life as a great destroying force. He loses all his superiority and learns a lesson that if he wants to become superior, he should remain humble and loving to human beings. तो उसे humble और होना चाहिए, loving होना चाहिए to the human beings. उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट पोएम की जो रीडिंग है हम उसको स्टार्ट करते हैं। पोएम की जो रीडिंग है ये पोएम है बिल्कुल सोनेट टाइप पोएम लिखी गई है, जिसमें हम अगर पढ़ते हैं तो पोएट कहता है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ये लैंड है स्टूडेंट लिखा हुआ, एंटीक लैंड, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। मेरी मुलाकात एक कदीम मुल्क से आने वाले मुसाफिर से हुई जिसने कहा सहरा में पत्थर की दो भारी भरकम और बेधड़ टांगे खड़ी हैं। नियर देम ऑन द स्टैंड हाफ संग अ शैटर्ड विजेज लाइज हुज फ्राउन एंड wrinkled lips and sneer of cold comum tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on those lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of king, look on my words, ye mighty and despair. Nothing beside wreck, boundless and bare, the lone and level stand stretch far away. मेरी मुलाकात एक कदीम मुल्क से आने वाले मुसाफिर से हुई जिसने कहा सहरा में पत्थर की दो भारी भरकम और बेधड़ टांगे खड़ी हैं। इनके नज़दीक रेत पर एक शिकस्ता चेहरा पड़ा है जो रेत में आधा दंसा हुआ है। शिकस्ता चेहरे की कशीदा अबरू, शिकनदार लब और बेमहर हुक्म का हकारत बड़ा अंदाज बताते हैं कि संगे तराश ने इन शदीद जज्बात को खूब समझा और वो अब भी कायम है और इन जज्बात के बेजान चीज़ों पर नक्श हैं। जैसे बादशाह का हाथ लोगों पर ताना देने के लिए उठता था और इसका दिल जिसमें गुस्सा भरा हुआ था कभी पता चल जाता है। ओज़ीमैंडियस और मुजस्मे के पाए सतून पे ये अल्फाज आया हैं, यानी पायस्तून कहते हैं जब कोई मुजस्मा बना हो तो उसके नीचे उसका नाम और लिखा होता है ना, वहाँ पे उसके पायस्तून में क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम ओज़ीमैंडियस है, बादशाहों का बादशाह, मेरे कारनामों पर नज़र डालो ए अजीम इंसानों, मैं इस उम्मीद से मायूस हो जाऊँ कि तुम कभी मेरी हमसरी कर सकोगे। इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं। और देव पेकर शिकस्ता मुजस्मे के मलबे के चार सू बेपाया और बेआबो गया रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ है जबकि हर तरफ वीरानी का राज है। यानी कि जो पोएट है वो एक रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते से गुजरते हुए इसने एक मुजस्मा देखा जिसकी दो टांगे खड़ी हैं और बाकी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे गिरा हुआ है और उसके जो टांगे हैं उसके पाए सतून, यानी कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरा नाम ओज़ीमैंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कारनामों पर नज़र डालो ए अजीम इंसानों, इस उम्मीद से मायूस हो जाओ कि तुम कभी मेरी हमसरी कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स वो उसकी चेहरे का फेस का भी हाल बताते हैं, किस तरह उसके जो रिंकल लिप्स हैं और स्नीर ऑफ कोल्ड, ये चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं हमें। इसके सिनोनिम्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब आपके जो याद करने वाला काम है वो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस उसी तरीके से दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओज़ीमैंडियस बाय पी.बी. शैले। उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बेसिकली लिखते हैं इस पोएम का मरकज़ी ख्याल। तो इसमें लिखते हैं मेन आइडिया इन दिस पोएम द पोएट टेल अस दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ born टू डिस्ट्रक्शन, कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो एक दिन तबाह हो जाएगी। देयरफॉर इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू बी प्राउड वंस अचीवमेंट, टू हिम इवन द माइटीएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मैन डाई एंड आफ्टर देयर डेथ देयर मोनोमेंट्स टू पैरिश सून, कि उसकी जो मोनोमेंट्स हैं उसके जो मुजस्मे हैं उनको जल्द ही पैरिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हम इसकी, अगर आपको वही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका वही होगा, उसके बाद आपने लिखना क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट करनी है। अगर आपको 1 से 5 तक लाइन आ जाती है इस पोएम की कि आप इसकी करें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखें, 5 मार्क्स का पेपर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है। अगर आपको 1 से 5 तक एक स्टैंजा आ जाता है लाइन के इसकी एक्सप्लेनेशन करें, देन आपने ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल अस दैट ही मेट अ ट्रैवलर हु केम फ्रॉम एन एंशियंट लैंड, जो कि एक पुराने से जजीरे पर सैर कर रहा है या वहाँ से उसका गुजर हुआ है। ही टोल्ड द पोएट दैट ही सा 2 ह्यूज लेग्स इन डेजर्ट ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के डेजर्ट में वो ये चीज़ जो है वो देख रहा है। नियर देम द रेस्ट ऑफ द body which was half sunk face into the sand was lying in a shattered condition. The face of the statue, which too was in broken condition, was wearing a stern look. Its lips were wrinkled. Thus he appeared to be a very cruel ruler who used to give orders to others. So students, these are the explanation for the लाइन 1 to 5। एंड अगर पेपर में आपको आ जाती है लाइन नंबर 6 से 8 तक, देन यू कैन राइट फर्स्ट वन और द नेक्स्ट वन स्टैंजा एक्सप्लेनेशन इन योर पेपर। ओके स्टूडेंट्स, देखें, in these lines the traveler tells the poet that the statue of the king was made in such an artistic style that even a sculptor cannot fully understand the real feelings and the sentiments of the king, which still exist and which were carved by his own hand on the statue of the king. Both the king and the sculptor have died long ago, but the contemptuous look of the king can still clearly be seen on the face of his statue made by some sculptor. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 6 से 8 तक और आती है, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन याद कर सकते हैं, दैट्स इनफ। नहीं तो नेक्स्ट वन पैराग्राफ देखें। इन दिस लाइन्स द ट्रैवलर टेल्स द पोएट अबाउट द वर्ड्स विच अपीयर्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द किंग स्टैचू। दोज वर्ड्स इंडिकेट हिज चैलेंज टू ऑल द किंग्स दैट माइट फॉलो हिम। थ्रू these words he asserts that he is a king of kings. No other king can surpass him by his work. The poet is very ironical when he tells us that about the place where that broken statue is seen. There is nothing left of the great things, the king. The only thing that can be seen there is the boundless, bare, solitary sand which are stretching far away. So students, these are the explanation for line 1 to 5 and line 6 to 8. So you can attempt reference to context in your paper very well by preparing this reference to context and explanation. Okay student, our next one part is attempt the short textbook short questions. What kind of feelings does the poem create in the reader mind? What is the message or moral lesson that the poet want to convey? After reading the poem, the reader feels nothing is permanent in this world and that one should be very humble as all the feelings of superiority and self-deception. इस नज़म को पढ़ने के बाद जो पोएट है वो ये महसूस करता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं और ये इंसान की बेहद आजिज़ रहना चाहिए, क्योंकि बर्तरी के तमाम एहसासात खुद फ़रेबी हैं। What did the traveler see in the desert? मुसाफिर ने सहरा में क्या देखा? The traveler saw a broken statue in the desert. That statue was an ancient king. There were only 2 huge legs standing. The head was broken and sunk in the sand. There was nothing around except sand. मुसाफिर ने एक सहरा में एक टूटा हुआ मुजस्मा देखा। वो मुजस्मा एक कदीम बादशाह का था। वहाँ सिर्फ 2 बड़ी टांगें खड़ी हुई थी, सर टूटा हुआ था और वो रेत में दंसा हुआ था। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओzymandias के मरकज़ी ख्याल लिखना है आपने इसका। इन दिस सोनेट पी.बी. शेले हैज़ गिव अस अ मॉरल लेसन। ही बिलीव्स दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। थ्रू a story of a broken statue, the poet has skillfully thrown light on the transitory nature of time and the self deceptive ideas of human beings। यानी कि इस सोनेट नज़म की एक किस्म होती है सोनेट। पी.बी. शैले ने हमें एक अखलाकी दर्स दिया है। वो समझता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुस्तकिल नहीं। एक टूटे हुए बुत की कहानी के ज़रिए शायर ने बड़ी महारत से वक़्त की आरज़ी और नापायदार होने और इंसानों के खुद फरेबी के ख्यालात पर रोशनी डाली है।
उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने अगले जो हमारा पोर्शन है वो है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ हैं इस पोएम के। पोएम इज़ कंपोज्ड बाय तो पीबी शैले। पीबी शैले इज़ अ डैश पोएट। यू नो हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रोमांटिक। आई मेट अ डैश फ्रॉम एन एंटीक लैंड। तो किससे मेट किया? ट्रैवलर से। टू डैश द ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन अ डेजर्ट वास्ट ऑन द डैश हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाई। तो डैश है यहाँ पे तो सैंड। हु डैश एंड रिंकल लिप्स एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड टेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है फ्राउन। स्नीर ऑफ कोल्ड डैश तो कमांड बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। पैशंस येट ये डैश स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस लेग्स थिंग्स तो सर्वाइव द डैश दैट मोक्ड देम। तो क्या था इसका? हैंड। द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द डैश दैट फेड। तो हर्ट सी वाला आंसर जो है इसका करेक्ट है। एंड ऑन द डैश दीज वर्ड्स अपीयर पेडेस्टल। माई डैश इज ओजीमैंडियस किंग ऑफ किंग। तो माई नेम इज ओजीमैंडियस किंग ऑफ किंग। स्टूडेंट उसके बाद हमारी पोइम के आते हैं सिनोनिम्स, जिनको कुछ वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, जिनके हमने सिनोनिम्स जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के आपको पोइम में से आते हैं। देखते हैं अपने सिनोनिम्स जो इस पोइम के आपके बनते हैं टोटल। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो एंटीक का मतलब होता है ओल्ड। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। तो ट्रंकलेस को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, जिसका मतलब है विदाउट मेन पार्ट ऑफ बॉडी। तो ट्रंकलेस विदाउट मेन पार्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अगले जो नेक्स्ट वन है हमारा सिनोनिम्स का। अ शैटर्ड वाइजेज लाइज तो पर्सन फेस। ठीक है, वाइजेज कहते हैं पर्सन फेस को। हुज फ्राउन एंड रिंकल लिप्स। फ्राउन को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड को। फ्राउन का मतलब है शो एंगर, गुस्सा शो कर रहा है, जो मतलब कि गुस्से से देख रहा है। हुज फ्राउन एंड रैंकल लिप्स। रैंकल को वर्ड को अंडरलाइन किया गया। रैंकल का मतलब होता है शोइंग रैंकल्स। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड। तो स्कल्प्टर को अंडरलाइन किया गया। स्कल्प्टर किसे कहते हैं? पर्सन हु मेक स्कल्पचर। जो बंदा स्कल्पचर बनाता है उसको हम कहते हैं स्कल्प्टर। ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर्स। तो पेडेस्टल को अंडरलाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है स्टैंड। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक। तो क्लोजल को वर्ड को अंडरलाइन यहाँ पे किया गया। क्लोजल का मतलब होता है वेरी लार्ज। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक, यानी कि क्लोजल का मतलब होता है वेरी लार्ज। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक। रैक का मतलब होता है डैमेज, तबाहशुदा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोएम ओzymandias विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट प्लस ट्रांसलेशन प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड also discuss the MCQs plus your important synonyms that are very important according to your paper point of view. Students hope so आज की जो पोएम है ये आपको क्लियर है। आपने इसको 1-2 दफ़ा रीडिंग करनी है पोएम की, और इसकी एक्सप्लेनेशन को याद करना है, और सिनोनिम्स को प्लस क्वेश्चन आंसर को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।